लर्न विथ एवीसी चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के बेसिक एजुकेशनल टॉपिक्स पर चर्चा करना हमारा उद्देश्य है, ताकि आप स्वयं का बेहतर मार्गदर्शन कर सकें। तो चलें, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम लोग परमाणु एवं अणु अध्याय के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे टॉपिक्स पर चर्चा करना रहेगा। पहला तत्व है हमारा टॉपिक्स। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे और सरल अवस्था में नहीं किया जा सकता तत्व कहलाता है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, चांदी और सोना आदि। इसके बारे में हम और विस्तार से अध्ययन करने के लिए छात्र छात्राओं को बेहतर मदद के लिए मैंने एक कॉलम भी इसमें अंकित किया है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व के नाम हैं। और उसके बगल में आपको इंग्लिश में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है और उसके संकेत भी दिए हुए हैं, जो कि आपको भविष्य में भी सीनियर कक्षाओं में मदद मिलेगी पढ़ाई में। इसके परमाणु संख्या के बारे में बात करें तो मैंने इसको सीरियल में यहाँ प्रदर्शित किया है। तो तत्व के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर जानकारी होगी और यहाँ पर मैंने बहुत आसान शब्दों में इसकी व्याख्या की है कि तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप, किसी भी पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे और सरल अवस्था में नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसे और भी सरल अवस्था में हम आप नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन हम लोग अपने क्लास में करेंगे। अभी हमारा मूल्य उद्देश्य है कि चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें। उसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक से है परमाणु। परमाणु भी हमारा तत्व से संबंधित चैप्टर्स में शामिल है, जिसमें परमाणु के बारे में मैंने परिभाषा दिया है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। वर्तमान वैज्ञानिकों ने इसके और भी पार्ट्स के बारे में अध्ययन किया है, लेकिन उसे अभी पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए अभी हम आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो इस चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं, ये आपका परमाणु का ही भाग है, लेकिन इसे परमाणु से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक ऑलरेडी अपना एक सूक्ष्मतम कण है। उसके बाद अणु के बारे में, अणु भी हमारे मुख्य बिंदु के रूप में है। एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है। O2 जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, H2O जल, CO2 MgCl2, ये सब एग्जाम्पल के रूप में है। ये आपके अध्याय में भी शामिल है। इसके बारे में कहा जाए कि अणु क्या है? एक ही तत्व या भिन्न भिन्न तत्व के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते हैं। परिभाषा के शुरू में दिया हुआ एक ही तत्व जैसे कि O2, या भिन्न भिन्न तत्व जैसे H2O, क्योंकि H में दो परमाणु और O अकेला है तो ये भी एक तत्व है, और खुद ऑलरेडी O2 भी एक तत्व है जो रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। इसका परिभाषा आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी याद करने में आसानी हो। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक से है यौगिक। ऐसे अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, यौगिक कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको याद करने में कहीं भी आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें यौगिक का परिभाषा क्या हम लोग पढ़े? ऐसे अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, यौगिक कहलाता है। तो अणु का परिभाषा पहले हम लोग पढ़े हैं। जिस छात्र छात्राओं को अणु का परिभाषा याद होगा, उसे आपको यौगिक का परिभाषा भी याद करने में आसानी होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक कड़ी होता है, वो चैन की तरह एक दूसरे से जुड़ा होता है। जिस प्रकार छोटे छोटे कड़ी मिलकर एक चैन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारा परिभाषा भी कहीं ना कहीं बेसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरत है हम आपको कि हम जितना भी छोटे लेवल का जितना भी पॉइंट है, जितना भी बिंदु है, उसको बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, ताकि भविष्य में आपको केमिस्ट्री को समझने में, रसायन की भाषा को समझने में कहीं भी दिक्कत ना हो।
तो यौगिक का परिभाषा क्या पड़े, ऐसे अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। उदाहरण के रूप में क्या है, H2O, H2 अभी इधर हम लोग पढ़े थे पहले भी परिभाषा में, कि अणु में जैसे H2 अणु था तो यहाँ पर आपका H2 हाइड्रोजन और फिर क्या है उसमें ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, साथ में H2O मिलकर जल का निर्माण किया, तो जल खुद में एक क्या है, यौगिक है। वैसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 ये भी आपका हो गया अमोनिया, BrCl2, उसके उसी तरह आपका मीथेन CH4, ये सब आपका क्या है कि यौगिक है। नीचे आपको मैंने एक सारणी दिया है जिसमें कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथिलीन, एसिटिलीन ये सब भी उदाहरण के रूप में आपका यौगिक है और इसके सूत्र भी दिए गए हैं, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लें। उसके बाद हमारा परिभाषा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, ये भी हमारा अणु और परमाणु चैप्टर से संबंधित है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है जानते हैं हम लोग। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न ही सृजन होता है और न ही विनाश होता है, न तो द्रव्यमान का नया रूप बनता है और न ही इसके नष्ट होता है। तो यहाँ पर नीचे आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, जैसे कि मीथेन CH4 और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो हमको उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और जल मिलता है। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर लें ताकि भविष्य में आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर एक निश्चित अनुपात का नियम, ये भी हमारे अध्याय अणु और परमाणु चैप्टर में दिया हुआ है। निश्चित अनुपात का नियम को जानते हैं, क्या कहता है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। क्या, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात के द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, मतलब मौजूद रहते हैं। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम नाम से ही पता चलता है कि जिसमें कि निश्चित अनुपात में कोई भी चीज मौजूद होगा तो ये क्या है, ये निश्चित रहता है। और फिर क्या होता है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म इसका समान होता है, इसका रासायनिक गुण भी इसमें समान होता है। नीचे है आप एक नया टॉपिक दिया हुआ, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये जानकारी के लिए दिया गया। उसके बाद द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कि उसके बाद एक नया टॉपिक है, किसी तत्व या यौगिक का गुण उस तत्व यौगिक के सभी गुण धर्म को प्रदर्शित करता है। कोई भी तत्व का जो गुण होता है वो उसके गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, उसके यौगिक में क्या क्या मौजूद है, क्या नहीं है, या क्या हमें बेनिफिट दे सकता है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब हमें जानकारी देता है। फिर अगला पॉइंट है आपका परमाणुकता। परमाणुकता क्या, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है, ऑक्सीजन में 2 परमाणु पाए जाते हैं, इसे ही क्या कहा गया, परमाणुकता। फास्फोरस के अणु तो P4, इसका क्या है, इसमें 4 परमाणु है, जिसे परमाणुकता ही कहते हैं। एक परमाणु का अणु नाम से पता चलता है कि एक परमाणु जिसमें कि एक ही परमाणु होंगे। बता रहा आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट तत्वों के अणु किसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये एक परमाणु अणु होते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजित नहीं होती है, ये कोई भी प्रकार के अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाता है। अकेले होने के कारण ये क्या है, अकेले ही रहता है और फिर किसी भी अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया नहीं करता, संयोजन नहीं करता है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, एक परमाणु अणु का एग्जाम्पल आपका हो गया आर्गन एवं हीलियम। ऐसा क्वेश्चन आता है कि आर्गन में कितने अणु हैं, तो आप बताएंगे एक परमाणु अणु, या फिर एक परमाणु अणु के उदाहरण क्या है, तो उसमें आर्गन, हीलियम इस तरह से दिया हुआ रहता है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है द्विपरमाणु अणु। इसमें ज़्यादा सा मिस्टेक हो गया, परमाणु होना था, ठीक है। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं के अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्विपरमाणु अणु का उदाहरण है हाइड्रोजन, जिसमें कि H2 है, ऑक्सीजन O2 है, ये पहले भी हम लोग पढ़े। त्रिपरमाणु अणु, वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, त्रिपरमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे ओजोन, हम आपको पता है कि ओजोन का सूत्र O3 होता है, तो ये त्रिपरमाणु अणु के अंतर्गत आता है। अगर एग्जाम्पल पूछे कभी भी तो आप इसका एग्जाम्पल ओजोन ही देंगे। चतुर्परमाणु अणु, किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं चतुर्परमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया आपका फास्फोरस, ये आपका चतुर्परमाणु अणु है। बहुपरमाणु अणु, किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक हो, बहुपरमाणु अणु कहलाता है। जैसे सल्फर, सल्फर का S8 होता है संख्या सूत्र, और इसमें क्या है, बहुपरमाणु अणु के अंतर्गत यह आता है।
उसके बाद हमारा अगला पॉइंट दिया हुआ है, किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं। ऊपरी गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं वो अस्थायी होती है। सिर्फ और सिर्फ ऊपरी गैस की संरचनाएं अस्थायी होती है, बाकी और भी जितने भी गैस होते हैं वो सबका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रचना वो अस्थायी होता है। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते, वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। परमाणु हमेशा क्या है, वो ग्रुप में रहता है और एक दूसरे से जुड़कर रहता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, हमको आपको यह याद रखने की जरूरत है। फिर आपका है परमाणु अस्तित्व में रहने के लिए, परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते हैं। ये क्या है, अपने पहचान को बनाए रखने के लिए एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर रहता है। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अस्थायी होती है। आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयन क्या है, प्लस और माइनस। आयन जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में और भी विस्तार से अध्याय में पढ़ाई करेंगे, तो उसमें क्या है, आयन स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकता है। आयनिक यौगिकों में पहला तत्व धातु होता है। आयनिक यौगिक में अगर पहला तत्व की बात करें तो वो क्या होता है, धातु होता है, जिसको हम लोग मेटल भी कहते हैं, जो धनायन बनाता है। और दूसरा तत्व वो धातु होता है जो ऋणायन बनाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोल। मोल क्या है, मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं के ढेर है। अभी जैसा हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे थे पिछले इसमें वीडियो में, मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसमें किसी भी तत्व के परमाणु, अणु तथा आयनों की संख्या क्या है, 6 × 0.2 गुना 10⁻23 होता है। नीचे आपको एक मोल का परिभाषा भी दिया गया है, जैसे यहाँ दिए 6.02 गुना 10⁻23। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर भी है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। ये मोल का परिभाषा है, इसे आप लोग नोट करें। अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो संख्या, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु तथा अणु, आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान पहले भी पढ़े, नीचे भी दिया हुआ है, इस होता है। इसी संख्या के अवोगाड्रो स्थिरांक या अवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को 10th के एग्जाम में भी आता है और भी बहुत सारे एग्जामों में ये आता है कि आपका एक मोल बराबर कितना होता है या एक अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। मोलर द्रव्यमान, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान के ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। मोलर द्रव्यमान ये परिभाषा है, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल का क्या द्रव्यमान है, उसका क्या है, द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान के ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, मोलर द्रव्यमान का दूसरा नाम ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी होता है। इस तरह से हमारा मुख्य टॉपिक इस वीडियो में खत्म होता है। इस चैनल के कंटेंट को तैयार करने में हमारी टीम द्वारा काफ़ी चिंतन मंथन, शैक्षणिक अनुसंधान एवं आज के बदलते NCERT एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप हमें कमेंट्स द्वारा सूचित करेंगे। आपके इस सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत एहसानमंद होंगे।